हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट 2011 के CDP के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। नंबर 1, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। नंबर 2, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। नंबर 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। या फिर नंबर 4, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति होती है, प्ले वे मेथड होता है, वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? नंबर 1, सीखने का सादृश्यता नियम से। नंबर 2, सीखने का प्रभाव नियम से। नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से। या फिर नंबर 4, सीखने का तत्परता नियम से। तो एक बच्चा जो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित होता है। सीखने का सादृश्यता नियम को प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? नंबर 1, मानसिक विकार से। नंबर 2, गणितीय विकार से। नंबर 3, पठन विकार से। या फिर नंबर 4, व्यवहार संबंधी विकार से। डिसलेक्सिया हमारे पठन विकार से संबंधित होता है। इसमें बच्चा वॉज और सा में डिफरेंस नहीं कर पाता है, जैसे न्यूक्लियर या अनक्लियर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है डिसलेक्सिया की वजह से। तो हमारा सही जवाब होगा पठन विकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नंबर 1, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नंबर 2, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। नंबर 3, विशेष विद्यालयों में। या फिर नंबर 4, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? नंबर 1, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। नंबर 2, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। नंबर 3, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। या फिर नंबर 4, प्रतिपुष्टि जिसे कहते हैं फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने से सचेत रहना चाहिए। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला सवाल है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नंबर 1, सृजनात्मक विचार। नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना। नंबर 3, अभिव्यक्ति में नवीनता। या फिर नंबर 4, जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी सब नंबर ऑप्शन 3, 4 और 1 हमारा प्रतिभाशाली होने का संकेत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? नंबर 1, पियाजे। नंबर 2, पावलोव। नंबर 3, कोहलबर्ग। या फिर नंबर 4, स्किनर। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हमारा अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा नंबर 1, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती हैं। नंबर 2, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती हैं। नंबर 3, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती हैं। या फिर नंबर 4, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं। तो जो मोटिवेशन होता है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला सवाल है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि नंबर 1, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नंबर 2, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। नंबर 3, शिक्षक विभिन्न व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें।
या फिर नंबर 4 कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो सीखना समृद्ध कब हो सकता है? जब टीचर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया कराकर शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नंबर 1, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नंबर 2, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। नंबर 3, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। या फिर नंबर 4, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। नहीं, हमें अधिगम कहीं भी प्राप्त हो सकता है, लाइब्रेरी में प्राप्त हो सकता है, रीडिंग रूम में प्राप्त हो सकता है, घर में प्राप्त हो सकता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र वह स्थान नहीं है जहाँ अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी नंबर 1 को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। नंबर 2 के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। नंबर 3 के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या फिर नंबर 4 के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह है नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था। नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या फिर नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? नंबर 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। नंबर 2 पावलोव। नंबर 3 जीन पियाजे। या फिर नंबर 4 वाइगोत्स्की। तो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। अंतःदृष्टि का अर्थ होता है सूझबूझ के द्वारा सीखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। नंबर 1 कोहल वर्ग द्वारा। नंबर 2 एरिक्सन द्वारा। नंबर 3 स्किनर द्वारा। या फिर नंबर 4 पियाजे द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है पियाजे द्वारा, जो कि है संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से ऊपर की। ये चारों अवस्थाएं पियाजे द्वारा दी गई हैं। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? नंबर 1 किशोरावस्था। नंबर 2 प्रौढ़ावस्था। नंबर 3 पूर्व बाल्यावस्था। या फिर नंबर 4 बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में? तो किशोरा अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। पूर्व बाल्यावस्था को हम टॉय एज कहते हैं, खिलौनों की आयु, और बाल्यावस्था को हम कहते हैं गैंग एज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नंबर 1 नकारात्मक। नंबर 2 अग्रोन्मुखी। नंबर 3 सहानुभूति। या फिर नंबर 4 तटस्थ। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी
भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? नंबर 1 अंतः संबंध का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 3 एकीकरण का सिद्धांत, या फिर नंबर 4 अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता के सिद्धांत में विकास शुरुआत में तो बहुत तेजी से होता है, बाद में धीमी गति से होने लगता है, लेकिन गतिशील रहता है, रुकता नहीं है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत होता रहता है। इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत वातावरण और वंशानुक्रम से संबंधित होता है, और अंतः संबंध से ही स्पष्ट होता है कि यह एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? नंबर 1 खेल का मैदान, नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, नंबर 3 सभागार, या फिर नंबर 4 घर। तो जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वह स्थान है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। खेल के मैदान में हम बच्चों के शारीरिक विकास को परिभाषित कर सकते हैं, घर में हम उसके सांवेगिक और सामाजिक विकास को परिभाषित कर सकते हैं, और सभागार भाषा और मानसिक विकास से संबंधित होता है। और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जब सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित होगा, वो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में ही होगा। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नंबर 1 वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, नंबर 2 वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, नंबर 3 वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर नंबर 4 वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? नंबर 1 कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, नंबर 2 शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर नंबर 4 कक्षा में एकदम खामोशी। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। जब बच्चा आपके लेक्चर में इंटरेस्ट होगा, बच्चे को आपके लेक्चर में इंटरेस्ट होगा, तभी वो प्रश्न पूछेगा। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? नंबर 1 सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, नंबर 2 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर नंबर 4 सानिध्य यानी कि संगत की आवश्यकता। तो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है? नंबर 1 बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, नंबर 2 साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, नंबर 3 मन का चित्र बनाने से, या फिर नंबर 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से ऊपर के बच्चों की, नंबर 3 संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की,
नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की। तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो होती है 11 वर्ष से ऊपर। पिछले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था बच्चा तार्किक चिंतन कब प्रारंभ करता है, वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होती है 7 से 11 वर्ष में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, यानी बच्चों के सामने जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है उनके बारे में भी वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर सकता है। जो चीज़ें बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, बच्चे उनके बारे में भी तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो होती है 11 वर्ष से ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? नंबर 1 अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। नंबर 2 प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3 विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या फिर नंबर 4 परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है? नंबर 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। नंबर 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नंबर 3 मूल्यांकन प्रक्रिया। या फिर नंबर 4 कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि नंबर 1 विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नंबर 2 शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नंबर 3 कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर नंबर 4 उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। क्यों? क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? नंबर 1 शिक्षा समाजशास्त्र। नंबर 2 सामाजिक दर्शन। नंबर 3 मीडिया मनोविज्ञान। या फिर नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? नंबर 1 पढ़ाने की उत्सुकता। नंबर 2 धैर्य और दृढ़ता। नंबर 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। नंबर 4 अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए? वह है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। प्राइमरी लेवल पर सभी बच्चे एक साथ एक जैसा नहीं सीखते हैं। किसी बच्चे को देर में समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आता है। सभी छात्रों का मानसिक स्तर एक सा नहीं होता है। तो इसलिए टीचर में धैर्य और दृढ़ता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? नंबर 1
अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नंबर 2, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। नंबर 3, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या फिर नंबर 4, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। नंबर 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नंबर 2, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 3, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। या फिर नंबर 4, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनकी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।